हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। हमने लास्ट क्लास में गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक किया था दैट वाज मिक्सचर सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है हाँ बच्चे, बोल। चलिए, लास्ट क्लास में हम मेथड्स ऑफ सेपरेशन पढ़ रहे थे बच्चों, जिसके अंदर हमने इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये सब टॉपिक हमने कर लिए थे। आज की क्लास में हम आगे का शुरू करेंगे। ठीक है, शुरू करें, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, आई होप आप पिछला रिवाइज करके आए होंगे बच्चों, राइट। हालांकि इस क्लास में पिछली रिवीजन से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमने मेथड ऑफ सेपरेशन करने, पर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये टॉपिक आपको याद होने चाहिए। चलिए बच्चे, हाँ जी, देखिए आज का जो टॉपिक है मेथड ऑफ सेपरेशन में, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी ये टॉपिक पहले 11th क्लास में था, अभी भी 11th क्लास में है। 11th क्लास में जब आप साइंस लेंगे तो अब आपको एक केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में कराया जाएगा, पर इन्होंने 9th क्लास में आपको थ्योरी में थोड़ा डाल दिया। सबसे पहले बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी है क्या। देखिए जी, जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, पहले मैं इसका मतलब बताता हूं। क्रोमा, क्रोमा का मतलब कलर होता है। कलर को सेपरेट करने की टेक्निक को पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और जो ग्राफी होता है ना, ग्राफी मतलब जिसको हम हिंदी में लिपि कहते हैं, टू राइट कहते हैं, हम पेपर पे कलर को अलग अलग फॉर्म में बिखेर देंगे, उस टेक्निक को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले आपको प्रोसेस समझाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास एक मिक्सचर है इंक का। मान लो इस इंक में आपके पास दो कलर है, एक है रेड और एक है ब्लू। आपने इन दोनों कलर को सेपरेट करना है, सेपरेट करना है। अब जब सेपरेट करना है तो कलर को सेपरेट करना है। कलर को सेपरेट करने की टेक्निक को हम क्या नाम देते हैं? पेपर क्रोमेटोग्राफी। हालांकि क्रोमेटोग्राफी भी कई तरीके की होती है। 9th क्लास में आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया गया। 11th क्लास में क्रोमेटोग्राफी की भी डिफरेंट टाइप्स आप पढ़ेंगे। अब हम इसमें करते क्या? मान लो मैंने एक शीट ली, इस शीट को एडसोर्बेंट कहते हैं। एडसोर्बेंट, एडसोर्बेंट क्यों कहते हैं ये भी बता रहा हूं। अब इस एडसोर्बेंट शीट का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लो एक चार्ट पेपर होता है ना वाइट कलर का। अब वाइट कलर का चार्ट पेपर ले लो, आप उसको 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थिक और 6 सेंटीमीटर 6 इंचेस लंबा आप उसको काट लो। इतनी चौड़ी इतनी लंबी आप उसकी स्ट्रिप काट लो, राइट। चार्ट पेपर जो होता है एक स्मूथ होता है, एक थोड़ा रफ होता है। थोड़ा रफ वाला लेना, स्मूथ वाला मत लेना। आप उस चार्ट पेपर के ऊपर इस रेड और ब्लू इंक का एक डॉट यहां लगा दो, यहां पे स्पॉट लगा दो, ये स्पॉट हो जाएगा। पर ये लेवल कम से कम नहीं तो 2 या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। ठीक है, लगभग इतना ऊपर होना चाहिए। पेपर के ऊपर इतना स्पॉट लगा दो। अब इस स्पॉट के अंदर दो कलर हैं, एक इसके अंदर रेड कलर है और एक इसके अंदर ब्लू कलर का मिक्सचर है। अच्छा, आपने कभी नोट किया है कि आप स्केच कलर से आप कभी कभी किसी शीट पे ड्राइंग कर रहे होते हो, कलर कर रहे हो तो कलर फैलना शुरू हो जाता है? नोट किया आपने? जैसे आपने रेड ब्लैक कलर का स्केच पेन लिया, उसका डॉट लगाया, आप देखते हो डॉट कई बार फैल जाता है। लगभग वही टेक्निक इस्तेमाल करनी है। देखो, दो तरह के शब्द होते हैं बच्चे। एक शब्द होता है एब्जॉर्प्शन
और एक शब्द होता है एडजॉर्प्शन। स्पेलिंग देखो, यहां ए बी है, यहां ए डी है। अंतर बताता हूं दोनों में क्या अंतर है। जैसे मान लो आपने स्पॉन्ज ली, आपने स्पॉन्ज को पानी में डाल दिया। अब वो पानी स्पॉन्ज के बिल्कुल अंदर तक चला जाएगा, पानी स्पॉन्ज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, अंदर तक चला जाएगा। पर आपने स्पॉन्ज ली, आपने स्पॉन्ज को डस्टर बना लो, आपने ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक से लिखा, अब आप उसको रब कर रहे हो। अब बताओ वो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो स्पॉन्ज के ऊपर रहेंगे, बिल्कुल अंदर तक चले जाएंगे? ऊपर रहते हैं। डस्टर में भी देखा होगा, ऊपर होते हैं, अंदर नहीं होते। अगर कोई पार्टिकल ऊपर रहे, सरफेस पे रहे, तो उस फिनोमिना को हम नाम क्या देते हैं? एडजॉर्प्शन। अब जैसे दीवारों पे ये पेंट है, ये दीवारों पे जो पेंट है, आप बताओ ये पेंट ईंटों के अंदर चला गया है या ईंटों के सीमेंट की लेयर के ऊपर है? लेयर के ऊपर है। अगर मैं दीवार तोड़ूंगा तो पेंट अंदर नहीं होगा। तो बताओ पेंट दीवारों पे एडजॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड है? एडजॉर्ब्ड है। मान लो कभी दीवार में सीलन आ जाती है, पानी आ जाता है। अब दीवार तोड़ते हो तो दीवार के इधर भी पानी होता है, उधर भी पानी होता है, तो पानी ईंट के अंदर तक फैला होता है। आप इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। जब कोई चीज सरफेस के अंदर तक चली जाए इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। जब कोई चीज सिर्फ सरफेस पे रहे, दिस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब मान लो मैंने इंक से अपने हाथ पे कुछ लिखा, आप बताओ वो इंक मेरे सरफेस पे रहेगी हाथ के, या बिल्कुल अंदर तक हड्डियों तक चली जाएगी? सरफेस पे रहेगी। इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। और जो चीज एडजॉर्प्शन करवाती है, जो एडजॉर्प्शन करवाती है, उस सरफेस को क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। समझ में आ गया जी? एड मतलब एडजॉर्प्शन कराने वाला, बेंट मतलब सरफेस, एडजॉर्बेंट मतलब वो सरफेस जो क्या कराएगा? एडजॉर्प्शन। तो इस शीट को मैं क्या कह सकता हूं? एडजॉर्बेंट। अब जैसे दीवार है, इस दीवार के ऊपर पेंट एडजॉर्ब हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये दीवार एडजॉर्बेंट है? बिल्कुल कह सकता हूं। जो स्पॉन्ज का एग्जांपल लिया, स्पॉन्ज पे डस्ट एब्जॉर्ब हुई थी, चॉक पाउडर एब्जॉर्ब हुआ था, तो स्पॉन्ज को मैं क्या कह सकता हूं? एडजॉर्बेंट। तो जो एडजॉर्प्शन कराती है उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेंट। और जो एडजॉर्ब होता है, आप जानते हो उसको क्या कहते हैं? एडजॉर्बेट। एट जो खाया जा रहा है, एडजॉर्प्शन में जो ऊपर बैठ रहा है। जैसे पेंट एडजॉर्बेट है, दीवार एडजॉर्बेंट है, चॉक पाउडर एडजॉर्बेट था, और डस्टर जो था वो क्या था? एडजॉर्बेंट था। इससे शीट इसके अंदर क्या है? एडजॉर्बेंट है। और जो इंक का स्पॉट मैंने लगाया वो क्या है? एडजॉर्बेट है। अब होता क्या है, हम इसको एक जार में रख देते हैं। ये एक जार है, इस जार के अंदर हम एक सॉल्वेंट डालते हैं। ये रहा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। बस ध्यान ये रखना है, इस सॉल्वेंट को जब डालोगे इसके अंदर, ये स्पॉट से नीचे होना चाहिए। मतलब सॉल्वेंट ऐसे नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? तो सॉल्वेंट मस्ट बी लोअर देन दिस स्पॉट। क्लियर है? ये हमने क्या डाल दिया इसके अंदर? सॉल्वेंट आप ले सकते हो, एसीटोन ले सकते हो, स्कूल में कराएंगे तो इथेनॉल ले लेंगे, और अगर आप घर में कर रहे हो तो आप पानी से भी ट्राई कर सकते हो। और घर में नेल पॉलिश रिमूवर है तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। नेल पॉलिश रिमूवर में थोड़ा पानी डाल देना तो सॉल्वेंट बन जाएगा, वो सॉल्वेंट आप डाल सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, करके मुझको जरूर भेजना, मुझको व्हाट्सअप करना है इसकी फ़ोटो। ठीक है? करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप स्केच कलर से यहाँ पर एक डॉट लगाना रेड कलर से, फिर एक डॉट लगाना कौन से कलर से? ब्लू कलर से। तो दो मिक्सचर हो गए इसके अंदर। नाउ दिस स्पॉट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ टू इंक, रेड एंड ब्लू। नीचे सॉल्वेंट डाल देना, ग्लास ले लेना, कोई घर में कॉफ़ी का कोई कप हो या कुछ जग हो या कोई मग हो, कुछ भी हो, उसके अंदर ये सॉल्वेंट भर देना, या कांच का ग्लास ले लेना जो थोड़ा गहरा हो। क्लियर है? आप उसके अंदर इस शीट को डाल देना। अब शीट डालोगे तो शीट हिलती रहेगी, तो आप एक काम करना, शीट के ऊपर एक छेद कर देना, छेद करके पेन उसमें डाल देना। पेन डाल दिया। अब जब पेन डाल दोगे तो पेन डालने के बाद आप उस पेन को गिलास के ऊपर टिका देना। समझ में आ गया क्या करूँ मैं? या करके दिखाऊं? ये देखो शीट ऐसी होगी ना, आप यहाँ पे छेद कर देना, इसको छेद करके गिलास के ऊपर ऐसे हैंग कर देना, ये नीचे लटक जाएगी, अभी हिलेगी नहीं, अब ये नहीं हिलेगी। समझ में आ गया? क्लियर है कैसे करना है इसको? हाँ जी।
अब क्या होगा, धीरे धीरे ये सॉल्वेंट इस शीट पे राइज करेगा, चढ़ेगा। इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। कौन सा एक्शन? कैपिलरी एक्शन। आप कभी कागज को पानी में डालो, आपने कभी नोट किया पानी ऊपर ऊपर राइज करना शुरू हो जाता है, दिस इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। तो क्या होगा, सॉल्वेंट विल राइज। लो जी, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा। आप एक बात बताओ, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, यहां पे आपने क्या लगा रखा था? तो सॉल्वेंट अपने साथ रेड और ब्लू इंक को भी डिसॉल्व कर लेगा। तो रेड और ब्लू इंक किसके साथ डिसॉल्व हो गई? सॉल्वेंट के साथ। अब सॉल्वेंट कह रहे हैं मैंने ऊपर जाना है, अब रेड और ब्लू इंक को भी क्या होना पड़ेगा? उनको भी ऊपर चलना पड़ेगा। तो जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे ऊपर कौन कौन चढ़ता गया? बोलो बोलो। रेड और ब्लू ऊपर चढ़ते गए। मान लो जो रेड कलर था उसकी सॉल्वेंट से अच्छी दोस्ती नहीं है, मान लो, पर उसकी अच्छी दोस्ती इस शीट के साथ है। तो पता क्या होगा, रेड कलर थोड़ी देर बाद चढ़ने के बाद ऊपर चढ़ना बंद कर देगा, क्योंकि उसकी सॉल्वेंट के साथ अच्छी इंटरेक्शंस नहीं है। उसकी ज़्यादा इंटरेक्शन किसके साथ है? इस सरफेस के साथ, जहाँ वो बैठा हुआ था। वो कहेगा भाई मैं यहीं खुश हूँ, मुझे ऊपर नहीं चलना, मैं तेरे साथ नहीं चढ़ूंगा। तो रेड कलर एक टाइम के बाद ऊपर राइज करना बंद हो जाएगा। तो लो जी, रेड यहीं पे कह देगा भैया मेरी जर्नी यहीं पे खत्म होगी, मैं और नहीं चढ़ सकता तेरे साथ, मेरी तेरे से इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, मेरी तेरे साथ इतनी अच्छी इंटरेक्शंस नहीं है। शब्द ना इंटरेक्शन मैं भी यूज़ करूँगा। अब ब्लू की दोस्ती अच्छी थी किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। पर ब्लू की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं थी किसके साथ? इस एड्सॉर्बेंट के साथ, जो चार्ट पेपर आपने लगाया था। तो ब्लू ऊपर चढ़ता रहेगा। तो लो जी, जैसे जैसे ये ऊपर सरफेस चढ़ रहा है, अब इसके साथ ऊपर कौन सा रंग चढ़ना शुरू हो गया? ब्लू। मान लो ये ब्लू कलर, यहाँ मैं ब्लू तो मैं लाऊंगा नहीं, मैं पर्पल ले लेता हूँ। मान लो ये लो, ये ब्लू कलर यहाँ पे आके रुक गया, कुछ देर बाद ब्लू भी दम तोड़ देगा और फिर सॉल्वेंट ऊपर राइज करता रहेगा। लो जी, जब सॉल्वेंट में देखूंगा यहाँ तक आ गया है और दो रंग अलग हो गए हैं, तो मैं इस शीट को बाहर निकाल लूंगा। इस शीट के ऊपर दो अलग अलग लेयर बनी होंगी, एक रेड कलर की और एक कौन सी? दोनों कलर सेपरेट हो गए। और मान लो मैं आपको ना बताता कि मैंने आपको रेड और ब्लू कलर का मिक्सचर दिया है, मैं दो स्केच कलर से दो डॉट लगाता, मैं कहता जाओ पता लगाओ मैंने कौन कौन से कलर दिए, तो आप बता सकते थे? नहीं बता सकते थे। आपने सिर्फ क्या करना था, आपने उसको डिप करना था सॉल्वेंट में और अनडिस्टर्ब, हिलाना नहीं है उसको। तो इसलिए वो कागज वाला एक्सपेरिमेंट कर लेना, पेन डाल के उसको लटका देना। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे दो कलर सेपरेट हो जाएंगे। आप कहते हो सर आपने दो कलर दिए थे, ये दो अलग अलग लेयर आ गई हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो कलर नीचे रुक गया रेड, इससे ये नहीं पता चलता कि रेड कलर सॉल्वेंट से कम इंटरेक्शन कर रहा था और एड्सॉर्बेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा था? अच्छा ब्लू ऊपर चढ़ गया, इससे ये नहीं पता चल रहा कि ब्लू कलर सॉल्वेंट से कम इंटरेक्शन कर रहा, ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा था और एड्सॉर्बेंट से कम इंटरेक्शन कर रहा था। मेरी बात समझ में आई? मान लो एक रंग और होता, लो मान लो मैंने येलो कलर भी दे दिया होता, लो जी येलो कलर यहां पहुंच गया, तो अब इससे क्या शो होता है? येलो, ब्लू और रेड, सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कौन कर रहा था सरफेस के साथ? एड्सॉर्बेंट के साथ रेड। सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कौन कर रहा था सॉल्वेंट के साथ? येलो। तो क्या ये टेक्निक उस पर डिपेंड करती है? अगर मैं प्रिंसिपल देखो, पूछेगा पेपर क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं, तो आपने सीधा कहना है कलर कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। फिर पूछेगा इसका प्रिंसिपल क्या है, आप कहना है इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स विद सॉल्वेंट एंड एड्सॉर्बेंट। मतलब सॉल्वेंट और एड्सॉर्बेंट के साथ अलग अलग इंटरेक्शंस होना, किसकी? डिफरेंट कलर की, इसका प्रिंसिपल बन जाता है। मान लो आपने लीफ ली, आपने स्पिनच की लीफ ली या सदाबहार लीफ ली, आप उनको क्रश कर लो, हरे रंग की पत्तियां होती हैं उनको क्रश कर लो, उससे एक लिक्विड बनेगा। आप उस लिक्विड का डॉट यहां लगा दो, एसीटोन डालो, राइज करेगा। आपको पता है तीन कलर सेपरेट होते हैं, एक क्लोरोफिल, एक ज़ैंथोफिल ए, ज़ैंथोफिल बी। तो तीन अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं, ग्रीन, लाइट येलो, डार्क येलो, तीन अलग अलग कलर सेपरेट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कलर्ड लीफ के कंपोनेंट को सेपरेट करने की टेक्निक बताओ, तो क्या लिखोगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। मिक्सचर ऑफ इंक को सेपरेट करने की टेक्निक बताओ, तो कौन सी लिखोगे? समझ में आ गया? तो लीफ में तीन कलर होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल। तो एक डार्क ग्रीन होता है, लाइट येलो एंड डार्क येलो, तो तीन कलर आपको दिख जाते हैं। तो कलर का कंपोनेंट को सेपरेट करने की टेक्निक को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपको मैं एक्टिविटी दिखाया, तो ये रही एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी ने करके बताई है।
अब इसके अंदर वही है, एक लाइन लगाई, उस लाइन के ऊपर क्या लगा दिया, स्पॉट लगा दिया। और हाँ, जब ध्यान से रखना, जब घर पे एक्सपेरिमेंट करो तो एक बात ध्यान रखना, आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके हाथों पे कोई भी गंदगी लगी हो ना तो वो भी सेपरेट हो जाएगी, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो हाथ अच्छे से साफ करना, हाथ पे कोई इंक नहीं लगी होनी चाहिए। कोई भी आप पढ़ते हैं तो हाथ पे पेन की इंक लग जाती है ना, वो नहीं लगी होनी चाहिए। हाथ साफ करके ड्राई करके फिर एक्सपेरिमेंट करना। तो हाथ पे अगर आपके कोई इंक लगी होगी तो वो भी सेपरेट कर देगा वो। समझ में आ गया? और फिर इसको ऐसे डिप करना है, और डिप करने के बाद जार में रखना है। सॉल्वेंट का लेवल नीचे होना चाहिए। देखो इसने वाटर लिया है, पर सॉल्वेंट क्या ले सकते हो, एसीटोन, इथेनॉल या वाटर। तो वाटर ऊपर राइज करेगा, अपने साथ इस मिक्सचर को लेकर राइज करेगा। और बताओ इस सरफेस को क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट। नीचे क्या लिया, सॉल्वेंट, ऊपर क्या लिया, मिक्सचर। एक्टिविटी क्लियर है? चले आगे, चलो लो जी। देखिए, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट इन ए मिक्सचर इज नोन एज पेपर क्रोमेटोग्राफी। इट यूजेस, देखो प्रिंसिपल देख लो, ये रहा इसका प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल मांगे तो क्या लिखना है, इट यूजेस डिफरेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स विद द सॉल्वेंट एंड द पेपर टू सेपरेट देम। वही तो मैं बोल रहा था, डिफरेंस इन द इंटरेक्शन किसकी, कंपोनेंट की, किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ और पेपर। पेपर लिख रहा है, पर मैं इसको क्या कह रहा था, मैं इस पेपर को क्या कह रहा था मेरे बच्चों, एड्सॉर्बेंट। क्लियर है जी? सिमिलरली यू कैन सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द ग्रीन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्पिनक लीफ ऑफ कलर पिगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर पेटल। कह रहा है जो फ्लावर पेटल या स्पिनक लीफ से जो एक्सट्रैक्ट मिलता है, जिसको पीस के मिलता है, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो। कर लोगे बच्चों? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन। कह रहा है क्या ये सही है गलत है? अब कह रहा है पानी में नमक है, सॉल्ट है, कह रहा है उसको हम इवेपोरेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। डिस्टिलेशन से कैसे करेंगे, सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगा, पानी इवेपोरेट होकर वहाँ पे कंडेंसेशन में मिल जाएगा और नीचे इसमें क्या रह जाएगा, सॉल्ट। तो डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं। अब पानी को इवेपोरेट करते रहो, पानी को इवेपोरेट करते रहो, पानी को इवेपोरेट करते रहो, पानी जब पूरा उड़ जाएगा तो क्या रह जाएगा इसके अंदर, सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता। तो यस, इट इज ट्रू, ये ट्रू है। चले आगे, नेक्स्ट। डिस्टिलेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड इवन व्हेन दीज हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। क्या सही कह रहा है गलत कह रहा है? गलत कह रहा है। लास्ट क्लास में बताया था बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लगभग कितना होना चाहिए, 25 से 30 होना चाहिए। तो सेम बॉइलिंग पॉइंट वालों को सेपरेट कैसे करोगे, दोनों इकट्ठे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉल्स है। थर्ड, पेपर क्रोमेटोग्राफी, द सॉल्वेंट लेवल शुड बी अबव द सैंपल स्पॉट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं ये जो सॉल्वेंट है ये स्पॉट से ऊपर होना चाहिए, नहीं नीचे होना चाहिए। तो ये भी फॉल्स है। इवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर द सेम प्रोसेस। देखो मेरे पास अगर सॉल्ट और वाटर है, मैं सॉल्ट और वाटर को इवेपोरेशन से भी सेपरेट कर सकता हूँ, क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट कर सकता हूँ। इवेपोरेशन में क्या करूँगा, मैं उसको हीट करता रहूँगा, हीट करता रहूँगा, हीट करता रहूँगा, पानी उड़ जाएगा, पानी हो गया पूरा इवेपोरेट। जो ड्राई फॉर्म मिलेगी वो सॉल्ट की होगी, नमक की होगी। क्रिस्टलाइजेशन में मैं ड्राई नहीं करूँगा, क्रिस्टलाइजेशन में मैं उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊँगा बहुत हाई टेम्परेचर पर। फिर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं कूल डाउन करूँगा। कूल डाउन करने से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जिससे उसके पार्टिकल नीचे धीरे धीरे सेटल होने शुरू हो जाएंगे। उसके वहाँ पे क्या बन जाएंगे, फाइन क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो दोनों का प्रिंसिपल अलग है, दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं। तो यस, दे आर डिफरेंट प्रोसेस, बोथ इन्वॉल्व डिफरेंट मेथड्स। एक में हम हीट करते हैं टिल ड्राइनेस और एक में हम हीट करते हैं टिल सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देन कूल डाउन इट। तो इसमें लिख लेना, मैं बोलूँगा घर पे, अगर वीडियो से देख रहे हो तो लिख लेना कि इन इवेपोरेशन वी हीट टिल ड्राइनेस, whereas in crystallization we heat till solution gets saturated, and the saturated solution then cool down slowly
विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, सॉल्ट वाटर को दोनों से सेपरेट कर सकते हैं, वो अलग बात है। आओ आगे चलते हैं। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है, बहुत इजी है ये मेथड, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, मान लो आपके पास मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल समझते हो बच्चे क्या होता है? हिंदी में सरसों का तेल कहते हैं। घर में होगा ना, वाइट येलो कलर का होता है सरसों का तेल, डार्क येलो। तो मस्टर्ड ऑयल है आपके पास, राइट। तो मस्टर्ड ऑयल और पानी आपके साथ मिक्स हो गए हैं। आप एक बात बताओ, क्या ये पानी और तेल आपस में मिक्स होंगे? नहीं। जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते हम उनको क्या कहते हैं? इममिसिबल लिक्विड, यानी कि ये आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो अगर आपके पास, घर में जाकर ट्राई कर लेना, ये पानी और तेल का मिक्सचर है, तो आप देखेंगे तेल ऊपर है, पानी नीचे है, तो दो आपस में क्या बन जाएंगी? यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इस फनल में डालेंगे, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। आप देख सकते हो ऊपर उसने पीला रंग दिखाया है, पीले रंग में क्या है? मस्टर्ड ऑयल। नीचे उसने क्या दिखाया है? वाटर। तो पानी आ गया नीचे और मस्टर्ड ऑयल आ गया ऊपर। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर नोब होती, जैसे आपके घर में जैसे होते हैं ना, कोई चीज़ नीचे, जैसे ये दिखाता हूँ मैं, जैसे बॉटल है, इसको उल्टा कर दूँ और यहाँ पे मैं एक टैप लगा दूँ ऑन ऑफ करने के लिए। ऑन ऑफ करने के लिए, जैसे ऑन करूँ लिक्विड गिर जाए, ऑफ करूँ लिक्विड बंद हो जाए। हिंदी में टूटी कहते हो, घर में टूटी लगी होती है ना, जैसे वाटर फिल्टर के अंदर लगी होती है। आप ऑन ऑफ करते हो, पानी नीचे गिरता है, पानी बंद हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक टैप लगी होती है, आप उसको ऑन ऑफ करते हो तो लिक्विड इन एंड आउट होता है। जैसे ही आप इसको खोलोगे, आप बताओ, जैसे आप इसको खोलोगे, यहाँ से पहले क्या नीचे गिरेगा? पानी नीचे गिरेगा। पानी नीचे गिरता रहेगा, पानी नीचे गिरता रहेगा, पानी नीचे गिरता रहेगा। पर जैसे ये येलो वाली लेयर यहाँ पे आ जाएगी, मान लो येलो वाली लेयर यहाँ आ गई, लो ये येलो वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, मैं देख चुका हूँ पानी सारा नीचे आ गया है, तो मैं इस टैप को क्या कर दूंगा? ठीक है जी। तो जैसे ही मैं स्टॉप को बंद कर दूंगा तो मस्टर्ड ऑयल अलग हो गया और पानी अलग हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ विल यू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, यू विल राइट यूजिंग सेपरेटिंग फनल। यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हालांकि 11th क्लास में इसका नाम अलग दिया हुआ, इसका नाम दिया हुआ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। 11th क्लास इसका नाम क्या लिखती है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए, तो शांति प्रोसेस है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं बेटा, दो इमिसिबल है, मिक्स ही नहीं होंगे वो। तो ये प्रोसेस पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप घर जाके रीड कर लेंगे इसको बच्चे। तो इसका एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर। एंट्री कर लोगे किताब में? चलें आगे। हाँ जी, चलें आगे बच्चे। आज नेक्स्ट टेक्निक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इज सब्लिमेशन। देखो, इस टेक्निक को समझाने से पहले मैं आपको सब्लिमेशन बता दूं क्या होता है। मेरे बच्चों, अगर कोई सॉलिड लें, ध्यान से समझना बच्चों, उस सॉलिड को आप हीट करें, सॉलिड पहले हीट करने के बाद मेल्ट होता है, पिघलता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है? इसको मेल्टिंग कहते हैं। और इस लिक्विड को अगर आप हीट करें तो ये लिक्विड के वेपर्स बनते हैं, इसको बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि सॉलिड पहले लिक्विड में जाते हैं, लिक्विड से फिर वेपर में जाते हैं। पर कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं, सॉरी, कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जो हीट करने से लिक्विड में नहीं आते, सीधे किस में कन्वर्ट होते हैं? सीधे वेपर्स में चले जाते हैं।
विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। मैं एग्जांपल दूं, आप जब आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम लेने जाते हो, उसके आइसक्रीम के चैम्बर में क्या पड़ी होती है? ड्राई आइस। ड्राई आइस का जैसे ही वो ढक्कन खोलता है, नीचे से धुआं निकलता है वाइट कलर का। वो किसके वेपर्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के वेपर्स हैं। यानी कि उसने अंदर क्या भरी हुई है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भरी हुई है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आप उसको क्या कहते हो? ड्राई आइस। ड्राई आइस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आती नहीं, सीधा सॉलिड से किस में चली जाती है? गैस में। तो वो गीली तो हुई नहीं, मॉइस्ट तो हुई नहीं, तो इसलिए उस आइस को नाम क्या कह दिया हमने? ड्राई आइस। तो ड्राई आइस होती क्या एक्चुअली? कार्बन डाइऑक्साइड की कौन सी फॉर्म? सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। यानी कि ड्राई आइस जो होती है वो सीधा सॉलिड फॉर्म से किस में कन्वर्ट होती है? वेपर फॉर्म में, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने पहला एग्जांपल क्या दिया मेरे बच्चों को? फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया? ड्राई। एक और एग्जांपल देता हूँ नेफ्थलीन बॉल्स का। आप घर में कभी देखना कि जब विंटर के कपड़े रखते हैं तो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं वाइट कलर की। आजकल तो फ्लेवर्ड आ गए, अलग अलग कलर्स भी होते हैं, वाइट कलर के नॉर्मल चलती हैं। तो वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स आप कपड़ों में डाल के रखते हैं, और अगले साल आप जब कपड़े उठाते हैं वो नेफ्थलीन बॉल्स नहीं होती और आपके कपड़े गीले भी नहीं होते, और एक खुशबू सी आ रही होती है आपके वो कपड़ों में से। आप एक बात बताओ, नेफ्थलीन बॉल सॉलिड से लिक्विड में तो गई नहीं, सीधा किस में चली गई? वेपर फॉर्म में। तो क्या नेफ्थलीन बॉल्स भी कौन सी प्रोसेस शो करती हैं? सब्लिमेशन। ऐसे कुछ और सॉलिड मैं बताता हूँ, याद कर सकते हो तो कर लेना। कैम्फर। कैम्फर हिंदी में कपूर बोलते हैं। अब दिए के ऊपर कपूर लगते हैं, कपूर रखने के बाद जलाते हैं, वो कपूर मेल्ट ही नहीं होता, सीधा इवेपोरेट हो जाता है। तो वो भी क्या प्रोसेस शो कर रहा है? सब्लिमेशन। ऐसे सब्लिमेशन के और एग्जांपल भी हैं। अमोनियम क्लोराइड। अगर आप आगे के हायर एग्जाम की तैयारी करते हो तो याद कर लेना अमोनियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल होता है आयोडीन। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए। ये कौन से सॉलिड हैं? ये सबलाइम सॉलिड हैं। तो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबलाइम सॉलिड? सबलाइम सॉलिड्स आर दो सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, यानी कि सब्लिमेशन शो करते हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस होती है। अगर वेपर्स को कूलिंग मिल जाए तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड से सीधा वेपर में जाना विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। व्हाट इज डिपोजिशन? अ प्रोसेस इन विच वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। यानी कि मैं कह सकता हूं सब्लिमेशन की ठीक उल्टी प्रोसेस क्या होती है? सब्लिमेशन की ठीक उल्टी प्रोसेस क्या होती है? डिपोजिशन। समझ में आ गया डिपोजिशन क्या होती है? अब आपको ये प्रोसेस समझाता हूं क्या होता है। मान लो मेरे पास इस चाइना डिश के अंदर कटोरी टाइप होती है, हम इसको लैब में चाइना डिश बोलते हैं। इस चाइना डिश के अंदर मेरे पास मान लो कैम्फर है प्लस इंप्यूरिटीज है। एक बात बताऊं, इनमें से कुछ भी आ गया ना तो आंसर एग्जाम में क्या लिखाना? सब्लिमेशन। इनको तो रट लो। ये 11 12 में जेईई नीट की तैयारी भी करोगे ना तब भी इसका आंसर क्या लिखना है आपने? सब्लिमेशन। ध्यान रखना, ये 12th में भी आएगा अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे तो मान लो इसके अंदर कैम्फर है और इंप्यूरिटीज है, राइट। अब मैं इसको हीट करूंगा। अब हीट करने से आप बताओ कौन सी चीज़ है जो जल्दी सीधी इवेपोरेट हो जाएगी विदाउट कन्वर्ट, सीधी सब्लाइम हो जाएगी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड? कैम्फर। तो कैम्फर के क्या बनने शुरू हो जाएंगे? जल्दी बोलो। कैम्फर के क्या बनने शुरू हो जाएंगे? वेपर। तो कैम्फर ऊपर उड़ेगा। अब मुझे कैम्फर तो चाहिए, कैच करना है, तो मैंने क्या किया? इसके ऊपर फनल लगा दी, उल्टी करके फनल लगा दी ताकि कैम्फर के वेपर्स एस्केप ना हो जाए, भाग ना जाए। ऊपर मैंने कॉटन लगा दी। अब बच्चा कहता है सर कॉटन क्यों लगाई है? अरे वेपर्स यहाँ से नीचे से ऊपर से भाग नहीं जाएंगे, फिर कैम्फर मिला कहाँ मुझको तो कैम्फर ही चाहिए। तो मैंने ऊपर क्या लगा दी? कॉटन लगा दी। अब जैसे ही वेपर्स ऊपर उठेंगे, ये लो, ये किसके वेपर्स ऊपर उठ रहे हैं? बोलो बोलो। कैम्फर के। जैसे ही वो फनल पे जाके टकराएंगे, फनल पे जाके वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे? कूलिंग। जैसे ही वो कूलिंग एक्सपीरियंस करेंगे तो वो कैम्फर के पार्टिकल
जैसे ही इसके ऊपर टकराएंगे, इसके ऊपर टकराते ही इस फनल के ऊपर क्या हो जाएंगे, इस फनल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और डिपॉजिट हो जाने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन हो जाएगी। तो जैसे ही मैं देखूंगा हीट करते करते चाइना डिश के अंदर से कैम्फर सब्लाइम होते होते सारा कैम्फर इसके ऊपर आके क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको अलग कर दूंगा। जैसे ही मैं इस फनल को अलग करूंगा, इस फनल के अंदर यहाँ पे क्या चिपका मिलेगा मुझे, कैम्फर। मैं एक स्पैचुला, चम्मच की तरह होता है स्पैचुला, मैं स्पैचुला लूंगा, उससे इसको स्क्रैच कर लूंगा, स्क्रैच करके इसको मैं अलग से रख दूंगा। मैं कह दूंगा ये रहा मेरे पास कैम्फर और ये रही मेरी इम्प्योरिटी। समझ में आ गया। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, पहली बात किन के लिए यूज करते हैं, दो सॉलिड्स विच आर सब्लाइम इन नेचर, मीन दो सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वेपर फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। एग्जांपल ऑफ सब्लाइम सॉलिड्स आर, मैंने लिखे हैं, कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन। अब इसके अंदर प्रोसेस दो होती हैं, पहले होता है सब्लिमेशन, फिर होता है डिपोजिशन। तो अगर आपसे पूछा जाए सब्लिमेशन के बाद डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद सब्लिमेशन होगा, तो आपने कहना पहले सब्लिमेशन होगा हीट करने से, फिर जब वो कूलिंग इफेक्ट फील करेंगे फनल से टकराने के बाद दे विल एक्सपीरियंस डिपोजिशन। समझ आ गई प्रोसेस क्या है। हाँ, अभी तक मैं आपको कह रहा था कि डायग्राम कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर आप कोई डायग्राम की प्रैक्टिस करना चाहो अपने स्कूल एग्जाम के लिए, प्लीज यू कैन प्रैक्टिस दिस डायग्राम। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लोगे। डायग्राम के अंदर तीन चीजें अच्छी होनी चाहिए। एक, आप चाइना डिश सही बनाना, चाइना डिश के ऊपर जो फनल रखोगे वो सही बनाना, फनल के ऊपर कॉटन सही लगाना, नीचे बर्नर सही दिखाना, फ्लेम सही दिखाना, और साथ में उसको ट्राइपॉड दिखा देना, क्योंकि हम डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं। समझ में आ गया जी। और ट्राइपॉड के ऊपर इसमें वायर गॉज रखा होता है। वायर गॉज क्या होता है, एक जाली की तरह होती है, मेटल की जाली, इससे डायरेक्ट हीट नहीं मिलती कांच को या चाइना डिश को, ये तो कई बार ना टूट जाते हैं वो। तो वायर गॉज दिखा देना, ट्राइपॉड दिखा देना, बर्नर दिखा देना, फ्लेम दिखा देना, चाइना डिश दिखा देना, फनल दिखा देना, ऊपर कॉटन दिखा देना, डायग्राम आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया डायग्राम की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी इससे पहले डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अपने टीचर से पूछ सकते हैं भैया क्या है क्या नहीं है। आइए, ये प्रोसेस है, मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो कैम्फर, कैम्फर मतलब हिंदी में कपूर बोलते हैं, दिए पे लगाते हैं। कैम्फर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट इनटू द वेपर विदाउट पासिंग थ्रू सॉलिड, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन की डेफिनेशन इतनी अच्छी नहीं लिखी इसने, आप ये लिखना, मैं बोल देता हूँ, घर जाके अगर वीडियो से देखो तो लिख लेना। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डायरेक्टली इनटू वेपर्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। डेफिनेशन समझ में आ गई बच्चे। ऐसे मैंने डिपोजिशन की डेफिनेशन भी देखी थी, वीडियो रिवाइंड करके देखने में देख सकते हैं आप। आज ऑन कूलिंग द वेपर कंडेंस बैक into solid without becoming a liquid. This is known as deposition. Hence camphor sublime and separate from sand because sand does not sublime on heating. तो अगर आपको sublimation की explanation आई तो explain कर दोगे, बोलो, चलो फिर आगे। देखिए देखो यहाँ पे लिखा है इसने, बच्चों मार्क कर लेना। सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस विच इज यूज फॉर आइसक्रीम स्टोरेज आल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। अब यहाँ पे ना एक नेक्स्ट पैराग्राफ है अलॉयस का। अलॉयस जो होता है ना बच्चे, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस याद है, भूल गए हो? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? अलॉय। तो कभी भी अलॉय पूछे तो आपने क्या लिखना? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस। अलॉयस के कुछ एग्जांपल हैं, पर अलॉयस बनाते कैसे हैं वो मैं बताता हूं। जैसे आपने कभी ब्रास का नाम सुना है बच्चे? आजकल ब्रास के बड़े बर्तन का चलन है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो रिच क्लास होती थी वो ब्रास के बर्तनों में खाना खाते थे। आजकल इसका चलन आ गया, लोग इसमें भी खाना खाना शुरू हो गए। बड़े महंगे होते हैं डिनर सेट,
पर पहले किसी ज़माने में मतलब रिच क्लास की निशानी होती थी, ऐसे बर्तन होंगे जी हमारे घर में। तो ब्रास जो होता है ये अलॉय होता है। किसका अलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक। 80% कॉपर और 20% जिंक इसके अंदर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। पर एक बात तो, कॉपर और जिंक को मिक्स करो, क्या मिक्स होंगे? वो नहीं होंगे ना। पता क्या करते हैं? कॉपर को लेते हैं, हीट करते हैं, हीट करके मेल्ट कर देते हैं। कॉपर क्या हो गया? लिक्विड। जिंक जो होता है, जिंक हीट करके मेल्ट कर दिया तो जिंक भी क्या हो गया? लिक्विड। दोनों क्या हो गए? लिक्विड। दोनों को मिक्स कर दिया, ये 20% वो 80% मिक्स कर दिया। मिक्स करके अच्छे से उसको कहा ठंडा हो जाओ भैया, कूलिंग कर देते हैं। अब जब कूलिंग होगी वो दोबारा से क्या बन जाएगा? सॉलिड। सॉलिड मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर में कॉपर और जिंक होगा। उस मिक्सचर ऑफ जिंक और कॉपर को कहते हैं अलॉय, और उस अलॉय का नाम रख दिया ब्रास। अलॉयस कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? मेटल्स लेके हीट करके मेल्ट करके उनको मिक्स करते हैं तो अलॉय बन जाते हैं। मिक्स करके कूल करना भी होता है। एक आपने ब्रोंज सुना? ब्रोंज, ब्रोंज सुना? ब्रोंज उन्होंने सुना होगा, जो कंपटीशन वगैरह करते रहते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। ब्रोंज भी अलॉय होता है। अब जानते हैं ब्रोंज में क्या क्या मिक्स करते हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। टिन होता है इसके अंदर। तो कॉपर इसके अंदर 80% होता है और टिन इसके अंदर 20% होता है। तो ब्रोंज मेडल बना दिया इसको। लॉजिक समझ में आ गया? तो अलॉय, अब क्या क्वेश्चन आएगा? डिफाइन अलॉयस, डेफिनेशन लिख दी है। गिव एग्जांपल ऑफ अलॉयस, ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास और ब्रोंज की कंपोजिशन। मैं एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन तो जेई नीट की जो तैयारी करते हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, ये तो उनको भी आते हैं कि भैया ये किस किस का मिक्सचर है। तो अगर आप 11th-12th में साइंस के लिए सोच रहे हो, बड़ा हिलाओ मत, 11th-12th में साइंस के लिए सोच रहे हो तो इसको तो रट लो, आगे चल के भी काम आएगा। 9th में कोई पूछे ना पूछे वो मैं गारंटी नहीं देता, पर 11th-12th में अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो इसने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे ब्रास और ब्रोंज के बारे में लिखा है। लास्ट में उसने स्टेनलेस स्टील के बारे में भी लिखा है। देखो स्टेनलेस स्टील, जो आपके घर में स्टेनलेस स्टील, घर में किसके बर्तन हैं आपके? स्टील के ना। जिस प्लेट में, जिस ग्लास में पानी पीते हो, जिस प्लेट में खाना खाते हो, जिस कटोरी में दाल सब्जी डालते हो, वो स्टेनलेस स्टील है। अब वो किसका मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम। तो स्टील भी एक तरह से क्या हो गया मेरे बच्चों? अलॉय। अलॉय किस किस का है? आयरन के साथ मिक्सचर है किस किस का? कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मोलिब्डेनम। याद कर लेना, परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अलॉयस, अलॉयस के कंपोनेंट क्लियर हो गए बच्चों आपको? जी इसके बाद, अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं एक पुराने लेक्चर्स में आपको सस्पेंशन, कोलॉइड, सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसके अभी इसके ठीक ऊपर एक पैराग्राफ था सस्पेंशन का, वो नहीं कराऊंगा, पुरानी वीडियोस में जाके कर सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन की। आ जाओ, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में पता क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन में हम, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है और ये आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है। आपको पता है ब्लड में जो लिक्विड होता है उसका नाम क्या होता है? ब्लड के लिक्विड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। उस ब्लड के प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आरबीसी के पार्टिकल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्टिकल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये ब्लड के कंपोनेंट्स है। और ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब मैंने मान लो इनको सेपरेट करना है, प्लाज्मा को अलग करना है इन सबसे, तो हम क्या करते हैं? ब्लड को इसमें डाल देते हैं। अब ब्लड को इसमें डाल के एक मशीन में डालते हैं। इस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। आप देख सकते हैं इस मशीन में टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, देख रहे हो? ये टेस्ट ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। आप जानते हैं जैसे इस मशीन को बंद करते हैं और स्विच ऑन करते हैं, ये घूमती है। और आप बिलीव करोगे, ये टेस्ट ट्यूब ऐसे रखी है ना, ऐसे नहीं घूमती, ऐसे नहीं घूमती। ये टेस्ट ट्यूब पता कैसे घूमती है? हैरान हो जाओगे। ये टेस्ट ट्यूब ऐसी पोजीशन में आती है। कौन सी पोजीशन में?
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में तेज घूमती हैं, ऐसे ऐसे सारी टेस्ट ट्यूब जो ऐसे थी ना ए ऐसे होके घूमती हैं, ऐसे होके घूमती हैं। फिर आप कहोगे सर एक बात बताओ, जब ये टेस्ट ट्यूब ऐसे थी ऐसे हो जाएगी, ये सारा लिक्विड तो गिर जाएगा? नहीं गिरता। आप एक ट्राई करना कभी घर में, आप बोतल में पानी भरना, जैसे ये बोतल है, आप इस बोतल में पानी भरना यहाँ तक, ठीक है? इसको बांध देना धागे से। किससे बांध देना? धागे से बांध देना। धागे से बांधने के बाद इस बोतल को ऐसे घुमाना अब, और बड़ी एकदम से ऊपर करते घुमाना शुरू हो जाना। क्या लगता है पानी गिरेगा? नहीं गिरेगा, पानी नहीं गिरेगा। समझ में आ गया? पानी नहीं गिरेगा। तो ये बोतल की टेस्ट ट्यूब मान लो, और जब ये अंदर घूमेगी, ये ऐसे नहीं घूमेगी, कैसे घूमेगी? ऐसे होके ऐसे, और अच्छी खासी फोर्स से घूमेगी। इसको कहते हैं फोर्स्ड स्पिनिंग। क्या कहते हैं? फोर्स्ड स्पिनिंग। बहुत तेज घुमाएंगे इसको ऐसे करके। अब जब ये ऐसे करके घूमेगी ना बच्चे, जब ये ऐसे करके घूमेगी ऐसे, तो इसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल्स क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, हैवी पार्टिकल बाहर की तरफ जाते हैं। किसकी तरफ जाते हैं? बाहर की तरफ फोर्स लगती है। दो तरफ फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। तो भारी पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है वो अंदर की तरफ नहीं लगती, वो किस तरफ लगती है? बोलो, बाहर की तरफ। तो जब ये ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप बताओ इसके भारी पार्टिकल किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे होंगे? बाहर की तरफ। जब बाहर की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो बाहर की तरफ तो जगह ही नहीं है, टेस्ट ट्यूब का एंड है, तो उस पर जाके हिट करते रहेंगे तो उस पर ऊपर जाके क्या करते रहेंगे? जल्दी बोलो, चिपकते रहेंगे। तो सारे हैवी पार्टिकल इस पर चिपक जाएंगे। और जैसे ही मैं मशीन बंद करूँगा, मशीन धीरे धीरे बंद होगी और ये अपनी वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगी। सारे भारी पार्टिकल कहाँ पे आ चुके होंगे? नीचे। और सारा प्लाज्मा कहाँ होगा? ऊपर। इस प्रोसेस को हम नाम कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है? बोलो बच्चे। तो इसके अंदर हम करते क्या हैं? जो शब्द लिखने, क्या लिखना है? फोर्स्ड स्पिनिंग। फोर्स्ड स्पिनिंग से हैवियर पार्टिकल्स विल पुश आउटवर्ड एंड हेंस विल गेट सेटल डाउन। ठीक है जी? अरे क्लियर है बच्चों? Here are centrifugation. This process involve spinning of a mixture in a test tube with a high speed. देख रहे हो लिखा हुआ है, हाई स्पीड से क्या करेगा? ये स्पिन करेगा। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन द ट्यूब बिकम हॉरिजॉन्टल। देखो क्या लिखता है, क्या लिख रहा है? कह रहा है जब वो घूमेगी तो ट्यूब क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल। एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? जो अंदर लगती है, जो बाहर लगती है? बाहर लगती है। And centrifugal force, outward force, cause the heavier particle to move outward where they settle at the bottom of the tube while the lighter particle remains in the liquid. Please mark these line. अगर centrifugation आए तो पॉइंट्स लिखाना। आपने कभी वो किया है, जैसे दो बच्चे हाथ पकड़ लेते हैं, हिंदी में किकली कहते हैं, और ऐसे करके घूमते हैं? कभी किया है? किया ना? चलो किया है। अगर ऐसे करके घूमते हो, आपने कभी घूमते घूमते, वैसे करना मत, कभी ट्राई मत करना, घूमते घूमते सोचा कभी इसका हाथ छोड़ दूं तो क्या होगा? आप बताओ। हाथ छोड़ने के बाद वो अंदर आएगा, बाहर जाएगा? वो बाहर जाएगा, दूर जाके गिरेगा। ये ट्राई भी मत कर लेना, बहुत चोट लगती है सामने वाले को। छोटे बच्चे बदमाशी में कर लेते हैं हरकत, हो सकता है आपने भी कभी किसी के साथ करी हो। मत करना, चोट बहुत गहरी लगती है। तो आप एक बात बताओ, जैसे ही आपने छोड़ा वो बाहर गया ना, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही थी? आउटवर्ड फोर्स। उस आउटवर्ड फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस पे लगती है? हैवियर पार्टिकल पे। तो हैवियर पार्टिकल कहाँ जाके जम जाएंगे? टेस्ट ट्यूब के नीचे जाके जम जाएंगे। समझ में आ गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है बच्चे? क्लियर है बच्चे? तो ये मार्क कर लेना। ये मशीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ना पूछता आपसे। हाँ, मशीन बना के बनी हुई आगे तो पूछ लेंगे कौन सी मशीन है, लिख देना कौन सी मशीन है। सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या दिक्कत है? ये देखो लिखा हुआ है इसके अंदर। प्लीज मार्क दीज 3 लाइन्स। सेंट्रीफ्यूगेशन is widely used in the laboratory to separate components of the blood. कौन से components को separate करने? such as RBC and plasma in many chemical industries. मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। हाँ, एक लास्ट प्रोसेस रह गई है, वो मैं बता के खत्म करूंगा। लास्ट प्रोसेस इज कोagulation. लास्ट प्रोसेस इज कोagulation.
आओ आपको समझाता हूँ। ये देखो बच्चों, मान लो ये आपके घर में पानी की टंकी है और इस पानी की टंकी में ये आपके पानी में इम्प्यूरिटीज़ हैं, इम्प्यूरिटीज़ गंदगी है जो सेटल नहीं हो रही, अलग ही नहीं हो रही, ठीक है। एक केमिकल होता है उसको कहते हैं पोटाश एलम, एनसीईआरटी ने उसको सिर्फ एलम लिखा है, चलो आप एलम लिख लेना, एलम ही कर दो। एक केमिकल होता है उसका नाम होता है एलम। एलम का फॉर्मूला लिख दूं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर मॉलिक्यूल। ये एलम का क्या है फॉर्मूला। आप हैरान हो जाओगे मैं बात बताऊंगा तो, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चे। एलम के ऊपर इस साल नीट में क्वेश्चन आया, 2026 नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम एलम के ऊपर क्वेश्चन आया, जाके चेक करियो, ध्यान से लियो पेपर, पूछो एलम के ऊपर क्या क्वेश्चन आया। तो जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा वो क्वेश्चन कराया होगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता होगा छोड़ा होगा। चेक करना है इस बात को, किया था नहीं किया था। ये किसका फॉर्मूला है? एलम का, ठीक है। आ जाओ, अब ये एलम का फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है, 11th 12th में याद कराएंगे, अगर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो छोड़ दो। इस एलम को हम क्रश करते हैं। अच्छा, एलम बताऊं कैसे होती है? आपने घर में फिटकरी देखी है? फिटकरी, घर में फिटकरी देखी है बच्चों? व्हाइट कलर की होती है, आफ्टर शेव के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कई लोग, शेव करने के बाद मुंह पे रगड़ देते हैं, कई बार चोट लग जाती है उस पर रख करते हैं। फिटकरी घर में पड़ी होती है, फिटकरी एलम होती है, फिटकरी एलम होती है। अब उस फिटकरी को प्रेस करके तोड़ दो, छोटे छोटे दाने बन जाएंगे उसके। आप फिटकरी की क्रश्ड फॉर्म को डाल दो इसके अंदर, लो जी ये रही फिटकरी। जानते फिटकरी क्या करती है? फिटकरी क्या करेगी? फिटकरी ये जो डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं ना इसमें, ये डस्ट पार्टिकल घूम रहे हैं ना, फिटकरी कहेगी तुम भैया मेरी तरफ आ जाओ। ये अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो सारी डस्ट पार्टिकल किसके ऊपर आके जम जाएंगी? बोलो बोलो, एलम के ऊपर आके जम जाएंगी, क्योंकि एलम के ऊपर चार्ज होता है, अच्छा खासा चार्ज होता है। तो ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो लो जी, सारी गंदगी किसने खींच ली? एलम के पार्टिकल्स ने। अब ये भारी पार्टिकल्स क्या होंगे? अब ये भारी पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। अब ये पानी क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम, बोलो बोलो, फ्री फ्रॉम, इसमें इंप्यूरिटीज गायब होगी। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कोआगुलेशन। कोआगुलेशन ये लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कोगुलेट करना, सेटल करवाना, कोगुलेशन होना। कोगुलेशन समझ में आ गया? इस कोगुलेशन में मैंने एक केमिकल डाला जिसने सेटल करवाया, तो जिसने सेटल करवाया उसको कहते हैं कोआगुलेंट। कोआगुलेंट। तो व्हाट इज कोआगुलेंट? भैया वो सब्सटेंस जो कोआगुलेशन करवाए इज नोन एज कोआगुलेंट। The substance which results in the coagulation of impurities is known as coagulant. Give one example of coagulant. Alum is an example of coagulant. 12th क्लास में चले जाओगे, what is the formula of alum? वो अलग बात हो जाएगी, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में याद नहीं करना। तो coagulation समझ में आ गई क्या होता है? आपको एक और चीज़ बताऊं, कभी आपने नोट किया दूध में नींबू डालो तो दूध फट जाता है। आपको पता है वो नींबू क्या होता है? वो नींबू कोगुलेंट होता है। और दूध के अंदर जितना प्रोटीन होता है उसको क्या कर देता है? वो कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट करने से वो पनीर सारा का सारा क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है। तो दूध से पनीर ऐसे तो बनाते हो, नींबू डाल के बनाते हो ना, तो वो नींबू क्या है उसके अंदर? कोगुलेंट। और वो प्रोसेस का नाम क्या हो गया? कोगुलेशन। तो आपसे पूछा था मिल्क से पनीर को अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोगुलेशन। उसके अंदर कोगुलेंट क्या यूज़ करते हैं? लाइम, नींबू या विटामिन सी या सिट्रिक एसिड। समझ में आ गया? बोलो बच्चे, मार्क कर दूं? कह रहा पाउडर फिटकरी इज एडेड टू द बीकर कंटेनिंग मडी वाटर। मडी वाटर मतलब मिट्टी है उसके अंदर। एलम इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑफन यूज फॉर द वाटर प्यूरिफिकेशन। तो आपको एक सलाह दूं, आपके घर में पानी की टंकी होगी ना, पुराने ज़माने में लोग करते थे, आज लोगों के घर में वाटर फिल्टर लग गए हैं, पर फिर भी कर देना, फिटकरी को पीसना, जाके पानी की टंकी में डालाना। ये एक्सरसाइज 3-4 महीने में कराया करो।
हम भी करते हैं, छोटे थे तब भी करते थे। वो पानी की टंकी को क्या कर देती है, साफ। द एलम कॉज द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल टू क्लम टुगेदर, मतलब जो पार्टिकल फैले हुए थे उनको क्लम करती है, मतलब इकट्ठा कर देती है। द एलम कॉज द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल टू क्लम टुगेदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोगुलेशन एंड एलम इज सेड टू एक्ट एज कोगुलेंट। दिस लार्जर क्लम्स दस फॉर्म्ड सेटल बाय द ग्रेविटी। कह रहा है जो बड़े बड़े क्लम्स बन गए, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन गए, वो सेटल हो जाएंगे किससे, ग्रेविटी से, जो मैंने आपको शो करी थी। द फॉर्मेशन ऑफ चीज, पनीर, किससे, मिल्क से। आल्सो इन्वॉल्व विच प्रोसेस, बोलो, आल्सो इन्वॉल्व विच प्रोसेस, कोगुलेशन, इन विच एसिड यानी कि लेमन जूस, अभी वही तो बोल रहा था, एक्ट एज कोगुलेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कर लेना बच्चों, क्लियर है। तो आपको एक एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, टिंडल इफेक्ट वगैरह करा चुका हूं मैं बच्चों, आ जाओ, ये फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। कह रहे मड फ्रॉम मडी वाटर सेपरेट कैसे करोगे, मड फ्रॉम मडी वाटर सेपरेट कैसे करोगे। आप फिल्ट्रेशन लिख देना, फिल्ट्रेशन की जगह कोगुलेशन भी लिख सकते हैं। रीजन फॉर सिलेक्शन, अगर फिल्ट्रेशन लिखेंगे तो आप क्या लिख देना कि बिगर मड पार्टिकल्स will remain on the filter paper and water will pass through it। समझ में आ गया। और अगर coagulation लिखेंगे तो रीजन क्या लिख देना, alum will taken as a coagulant and will coagulate muddy particles and settle down। ठीक है, वैसे आप फिल्ट्रेशन ही लिखना ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, नेफ्थलीन बॉल्स, ये तो आसान है, बोलो बोलो, नेफ्थलीन बॉल्स, सॉरी ये प्लाज्मा वाला, प्लाज्मा फ्रॉम कंपोनेंट, कौन सी प्रोसेस यूज करेंगे, बोलो, सेंट्रीफ्यूगेशन। और रीजन, फोर्स्ड स्पिनिंग विल रिजल्ट सेटलिंग ऑफ heavier particles at the bottom of test tube। Next, naphthalene and sand, answer is sublimation। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन मैं यहां लिख देता हूं, रीजन ये लिखेंगे naphthalene is a sublime solid which will undergo, ये undergo लिखा है, which will undergo sublimation and then deposition। नेक्स्ट, चॉक पाउडर एंड कॉमन सॉल्ट, कैसे सेपरेट करोगे चॉक पाउडर और कॉमन सॉल्ट को, क्रिस्टलाइजेशन, आप उसमें लिखेंगे कॉमन सॉल्ट एंड चॉक पाउडर विल सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन एंड द सॉल्यूशन विल हीट इट टिल सैचुरेशन एंड देन स्लोली अलाउड टू कूल। बोल दिया है, घर जाके ये लिख लेना। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, ये तो बता ही चुका हूं। कॉमन सॉल्ट एंड वाटर डिस्टिलेशन से भी कर सकते हो, किससे कर सकते हो, डिस्टिलेशन या इवेपोरेशन से भी कर सकते हो। रीजन, डिस्टिलेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, वाटर विल इवेपोरेट एंड विल ऑब्टेन ऑन द अदर साइड इन द कंडेंसर एंड सॉल्ट विल रिमेन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। ऑयल फ्रॉम वाटर, ये तो आसान है। सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, रीजन क्या लिखोगे, बोथ आर इमिसिबल, इमिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड्स पूरा लिख देना भाई, अधूरी बात है। पिगमेंट ऑफ द फ्लावर, ये तो आसान है, कौन सी टेक्निक यूज करोगे, क्रोमेटो। रीजन क्या लिखोगे, रीजन ये लिख देना, डिफरेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स विद सॉल्वेंट
एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट नहीं लिखना तो पेपर लिख देना, और क्रोमेटोग्राफी के आगे लिख देना पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ गया बच्चे? चैप्टर का खत्म हो गया। बाय, नमस्ते, ध्यान रखो, टेक केयर।